नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। 69 बीपीएससी एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों बिहार स्पेशल के पार्ट 2 को देखने वाले हैं, यानी क्लास 2 आपका होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन बिहार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार सामान्य जानकारी से संबंधित तथ्यों को देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना होगा 69 कॉमन पीटी एग्जाम। तो उस प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन बिहार को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम तक साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी आपको करवाए जाएंगे। कल के वीडियो में साथियों एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, हमारे द्वारा जो है गलत बोल दिया गया था। बिहार के कुल कितने ऐसे जिले हैं जो ना किसी देश से लगते हैं ना किसी राज्य से लगते हैं? कल के वीडियो में हम लोगों ने 14 जिले बताए थे, लेकिन आप उसे साथियों सुधार कर लेंगे। 14 नहीं 16 जिले ऐसे हैं बिहार के जो ना किसी देश से ना किसी राज्य से लगते हैं। तो चलिए इसे आप सुधार लीजिएगा और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्राचीन बिहार से संबंधित जितने भी फैक्ट्स होते हैं उसे कंप्लीट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार की बात करें तो कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को जो है लगभग मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। इन 6 भागों को हमें पढ़ना है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, चौथा है ताम्रपाषाण काल, पांचवा है वैदिक काल और छठा है महाजनपद काल। ये 6 कालों को हमें प्राचीन बिहार में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के बारे में इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस काल में प्रमुख पुरातात्विक अवशेष जो है मुख्यतः दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए हैं, जिसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा खुरपी भी आती है। यह अवशेष जो है मुख्यतः गया के जेठियन एवं पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध, भागलपुर के राजपोखर, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि गया जिले के शेरघाटी में प्राग ऐतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के भी 2 साक्ष्य मिले हैं। तो मुख्यतः आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पुरापाषाण काल के साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है मुख्यतः दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए हैं, जिसके अवशेष जो है आपको गया के जेठियन एवं पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध, भागलपुर के राजपोखर और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। इस काल के साक्ष्य के अंतर्गत मुंगेर जिले में छोटे आकार में पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं मध्यपाषाण काल में। और इसके बाद जो आता है वो आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से संबंधित तथ्य आपको याद रखना है कि इस काल में साक्ष्यों के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख हैं, जो चिरांद सारण से, मनेर पटना से, चेचर एवं कुतुबपुर वैशाली से, ताराडीह गया से, शेनवार रोहतास से मिले हैं, जिसमें चिरांद जो है हड्डी के उपकरण के लिए पूरे देश में विख्यात है। VVI लगा लेंगे इस प्रश्न को, बीपीएससी द्वारा काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार के चिरांद से जो हड्डी के औजार मिले हैं उसमें हिरण के सींग का इस्तेमाल किया गया है और औजार जो है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। बात करें ताम्रपाषाण काल की तो इस काल के भी साक्ष्य आपको चिरांद में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ सोनपुर, मनेर, चेचर, राजगीर तथा ओरियम भागलपुर में मिलते हैं। इसमें काले एवं लाल मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन प्रमुख हैं, जो सामान्यतः 1000 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। चिरांद तथा बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। इस युग में मानव ने गुफाओं से बाहर आकर कृषि कार्य एवं पशुपालन की शुरुआत की थी। किस काल में? ताम्रपाषाण काल में। अब है साथियों वैदिक काल। वैदिक काल की बात करें तो इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इसमें विदेह जो कि वर्तमान में तिरहुत क्षेत्र कहलाता है, उसके जनक को जो है सम्राट बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विदेह माधव तथा उनके पुरोहित जो थे गौतम राहुगन एवं सदानीरा के रूप में वर्तमान गंडक नदी की भी इसमें चर्चा देखने को मिलती है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह को ही बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तारकता माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले बिहार के विषय में हमें जानकारी देखने को मिलती है।
विदेह के राजा जनक के दरबार में ही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य और उसकी पत्नी मैत्री रहा करती थी। अगला जो पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो याद रखना है ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकर शब्द का प्रयोग किया जाता था, जबकि प्रेमगंध को इसका शासक बताया जाता था। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में अंग एवं मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जबकि यजुर्वेद में विदेह राज का उल्लेख मिलता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आपको याद रखना है रामायण के अंतर्गत वर्तमान बक्सर क्षेत्र के लिए मलद एवं करुणा शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें इस क्षेत्र को राक्षसी टाडिका का वास क्षेत्र भी बताया जाता है। वायु पुराण तथा पद्म पुराण में राजगिरी, गया तथा पुनपुन को पवित्र स्थान बताया गया है। हालांकि कुछ क्षेत्र में असुरों के राज के होने का भी उल्लेख देखने को मिलता है। अब आ जाता है साथियों महाजनपद काल। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। महाजनपद काल आपको पता है कि 16 महाजनपद जिसका जो उल्लेख है वो आपको याद रखना है कहाँ देखने को मिलता है। 16 महाजनपद का उल्लेख हमें बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य के भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। और इन 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित है। कौन कौन? अंग, मगध और वज्जी। इनसे संबंधित तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। लगभग 600 ईस्वी पूर्व के समय को महाजनपद काल माना जाता है और बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र के अनुसार इस काल के कुल 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो कि है मगध, अंग और वज्जी कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंग। अंग की बात करें तो सर्वप्रथम अथर्ववेद में अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अष्टाध्यायी जिसकी रचना पाणिनि ने की है, इसके अंतर्गत अंग के लिए वांग शब्द का प्रयोग किया गया है। कलिंग तथा पुंड्रु आदि उपनाम का भी प्रयोग किया जाता है। यह वर्तमान बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर क्षेत्र में विस्तृत था। याद रखना है अंग महाजनपद मालिनी इसकी प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी, बाद में इसकी राजधानी चंपा बनी। पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि किस महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी मालिनी थी, तो याद रखना है अंग महाजनपद। और चंपा को हेन्सवांग ने चेनापो कहा है। इस राज्य का पहला आर्य राजा जो था वो तितिक्षु था, जबकि अंतिम आर्य राजा कर्ण को माना जाता है। अंग राज्य के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना जो थी वो जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। अंगराज के अंतिम राजा जो है वो ब्रह्मदत्त हैं। इनके शासनकाल में ही बिंबिसार ने इस पर आक्रमण कर इसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। तो ये अंग महाजनपद से संबंधित तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो महाजनपद है वो है वज्जी। महाजनपद में वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सारण के क्षेत्र को हम लोग वज्जी महाजनपद का क्षेत्र मानते थे। इसके अतिरिक्त इसकी जो सीमाएं हैं वो नेपाल के तराई क्षेत्र तक फैली हुई थी। इसकी राजधानी साथियों वैशाली थी और इस महाजनपद का सबसे प्रमुख सदस्य जो था वो लिच्छवी गणराज्य था, जहाँ के शासक को क्षत्रिय कहा जाता था। और कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में लिच्छवी के लिए राज्य शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। वज्जी महाजनपद के प्रमुख चेटक की पुत्री का विवाह मगध के राजा अजातशत्रु से हुआ था और जो मगध नरेश अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद को बाद में अपने साम्राज्य में मिला लिया। वज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन जो है संघात्मक कुलीन तंत्र के तहत रहा है। ये वज्जी महाजनपद से संबंधित तथ्य हैं जो आपको याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको बता दें, कल ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है और अभी तक आप इसमें नहीं जुड़े हैं तो आप कर क्या रहे हैं? जल्द से जल्द आप इस सीरीज़ में जुड़िए और अपनी तैयारी अंत समय में काफ़ी ज़्यादा मजबूत करिए। काफ़ी लोग इसमें जुड़ चुके हैं, लाइव टेस्ट दे रहे हैं। मात्र 51 रुपये फ़ी रखा गया है। 25 दिनों तक शानदार रिवीजन करवाए जाएंगे। बिहार स्पेशल करेंट अफेयर का प्रॉपर पीडीएफ दिया जाएगा। बिहार स्पेशल में केबीसी नैनो का पीडीएफ दिया जाएगा और करेंट अफेयर में परीक्षा मंथन का पीडीएफ दिया जाएगा और उसे कंप्लीट करवाया जाएगा। कितने दिन साथियों हुए हैं, जल्द से जल्द आप पेमेंट करिए। 51 रुपये, कोई ज़्यादा फी भी नहीं रखा गया है और शानदार आपको तैयारी अंत समय में करवाई जाएगी। टेस्ट साथियों दोनों माध्यम में करवाई जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। ऊपर वाले नंबर पर आपको पेमेंट करना है 8083813090 पर और नीचे वाले नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है।
15 से 20 मिनट में आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो सभी इसमें ज़रूर जुड़ जाइएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो सबसे पहला वंश आता है वो आता है हर्यक वंश। 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल है। हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार था, और सबसे पहले जो अस्थायी सेना रखा गया था वो बिंबिसार के द्वारा रखा गया था। पूछा गया क्वेश्चन है। इसने अपनी राजधानी राजगिरी को बनाया था। इसी के दरबार में राजगीर के वास्तुकार महागोविंद रहते थे। पूछा जाता है राजगीर के वास्तुकार कौन है, तो याद रखना है महागोविंद है। बिंबिसार को सैनिक या सेना रखने वाला कहा गया है। इसने जो है अपनी स्थिति मजबूत जो बनाई थी वो वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत बनाई थी। इसी के दरबार में जीवक राजवैद्य रहते थे। बिंबिसार का जो पुत्र था वो अजात शत्रु था। इन्होंने अपनी पिता की हत्या कर कर शासक बना था। अजात शत्रु ने वैशाली के युद्ध में रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। पूछा जाता है, और इसी के समय गौतम बुद्ध और महावीर की भी मृत्यु हुई थी। अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आगे आपको बताएंगे कब कब किया गया था। 4 बौद्ध संगीति है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि अजात शत्रु के बाद जो है उदयन मगध का राजा बना था। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी तथा राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र को बनाया था। मगध के प्रतिद्वंदी राजा अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई थी, और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार और हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। अगला जो वंश है आपको याद रखना है वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर इस वंश की स्थापना की थी। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कालाशोक हुआ। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र को बनाया, और इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, और इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो था शिशुनाग, और अंतिम शासक जो था शिशुनाग वंश का वो कौन था, वो आपको याद रखना है नंदीवर्धन था। अगला जो वंश है वो है साथियों नंद वंश। नंद वंश के बारे में आपको याद रखना है कि महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। इसने आपको याद रखना है नंदीवर्धन जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर इस वंश का शासक बना था। इसने कलिंग विजय किया। इसने विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया। घनानंद जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक और अंतिम शासक था। घनानंद का जो मुख्य सेनापति था वो भद्रसार था। सिकंदर जो था सम्राट सिकंदर वो घनानंद का समकालीन था। सिकंदर के आक्रमण के समय जो है नंद वंश का शासक था और घनानंद तभी शासक थे। नंद वंश के सैन्य बल हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी के तट पार करने से इनकार कर दिया गया था, और सिकंदर का जो आक्रमण है वो भारत में कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व हुआ था। तो नंद वंश से संबंधित ये तथ्य याद कर लीजिएगा। अब साथियों आता है मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग इसे भी इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व इसका कालखंड माना जाता है, और सबसे पहला शासक है मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। उसके इस कार्य में चाणक्य, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, नामक ब्राह्मण ने इसका सहयोग किया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना करी थी, और अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा श्लोकों की संख्या लगभग कितनी है, 4000 है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सेलुकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया था। दोनों के बीच बाद में संधि हुई। संधि के तहत जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप में दिए, और सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र दिया। साथ साथ यूनानी राजकुमारी से इनका विवाह कराया। इसके बाद सेलुकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त के दरबार में आया तो इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। पाटलिपुत्र को इस पुस्तक में पालीबोथरा के नाम से भी जाना गया है।
चंद्रगुप्त के प्रशासन का पूर्ण विवरण जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें 28 अध्यक्ष एवं 18 तीर्थ की चर्चा देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया और भद्रबाहु के साथ जो है श्रवण बेलगोला में चला गया। वहीं उपवास कर इन्होंने जो है संलेखन विधि से अपने शरीर को त्याग दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष हमें जो है पटना के पास कुम्हरार में देखने को मिलते हैं, जिसे खोजने का श्रेय जो है इस पुनर को जाता है। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के भी रूप में वर्णित किया है। गिरनार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे पुष्पगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित ये तथ्य जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आपको कंप्लीट करवा दिए। इस वीडियो को साथियों हो सके तो एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा। अब जो अगले शासक हैं वो हैं बिंदुसार। इनका जो अन्य नाम है वो है अमित्रोचेटस या अमित्रघात। और थेरवार परंपरा के अनुसार बिंदुसार जो है ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, जबकि दिव्यावदान के अनुसार यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। और बिंदुसार जो है एंटीयोकस प्रथम से मीठा शराब, सूखे अंजीर एवं एक सोफिस्टी यानी ज्ञानी व्यक्ति की मांग की थी। ज्ञानी व्यक्ति जो है इन्हें नहीं दिया गया क्योंकि यह परंपरा के विरुद्ध था। और बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंधित पिंग वत्स नामक भविष्य वक्ता रहते थे। और इसी के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसको दमन करने के लिए इसने पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा था। अब जो अगले शासक हैं वो हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक से संबंधित तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। सम्राट अशोक, इन्हें हम लोग देव नाम प्रिय या प्रियदर्शनी के रूप में जानते हैं। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता शुभदांगी को बताया गया है। और अशोक की जो पत्नी थी वो थी औशमवीमिता, जो कि इनकी पटरानी थी। दूसरी थी तिशरखा, जो कि पटरानी थी। और अशोक ने इसे कारुवाकी की उपाधि दी थी। और पद्मावती इसकी तीसरी रानी थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख के अनुसार तीवर की माता कारुवाकी थी। अशोक की जो पुत्रियां हैं वो संघमित्रा और चारुमती थी। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार बताया जाता है कि अशोक ने 99 भाइयों को मारकर अपनी सत्ता हासिल की थी। उत्तराधिकारी के संघर्ष में मंत्री राधा गुप्त ने अशोक को सहायता किया था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में कलिंग विजय किया था। और इस कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक के हृदय में एक महान परिवर्तन हुआ और उन्होंने उसके बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने धम्म की परिभाषा दी तथा इसके प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति किया। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। इसके शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और भाब्रू अभिलेख में इसे मगध का राजा माना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा की और उसे कर से मुक्त कर दिया था। राजतरंगिणी के अनुसार बताया जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर का निर्माण किया था। जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में अभिलेख के पढ़ने के बाद अशोक के शासनकाल के बारे में पता चलता है। अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक में मिलती है। ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख देखने को मिलते हैं। सबसे पहले टी पेंथर ने 1750 में दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। सम्राट अशोक अभिलेख जारी करने वाले पहले भारतीय शासक थे। अशोक द्वारा 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख एवं कई छोटे छोटे शिलालेख एवं स्तंभलेख जारी किए गए थे। लौड़िया अरेराज, लौड़िया नंदनगढ़ और रामपुरवा लेख जो है बिहार के चंपारण से मिले हैं। 3 जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है, लौड़िया अरेराज, लौड़िया नंदनगढ़ और रामपुरवा। अशोक बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण कराकर आजीवकों को दान दिया था। अशोक का सबसे बड़ा तथा सबसे लंबा अभिलेख जो है वो 13वां अभिलेख माना जाता है, जो उड़ीसा के धौली में स्थित है। और सबसे छोटा रुमनदेई या लुम्बिनी है। और अंतिम मौर्य शासक जो था वो था बृहदर्थ। याद रखना है कौन था? बृहदर्थ।
तो अशोक से संबंधित ये तथ्य याद कर लीजिएगा। अगला है साथियों शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में आपको बता दें, इसके जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे, जो कि ब्राह्मण वर्ण के थे। इनके शासन काल में अश्वमेध यज्ञ किया गया था। इस काल में ही यूनानी शासक डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। पतंजलि शुंग के दरबार में रहते थे और शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? देवभूति थे। याद रखना है, देवभूति थे। और आज का लास्ट वंश है साथियों कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। प्रथम शताब्दी में कनिष्क जो है पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया था। यहाँ से कनिष्क महात्मा बुद्ध का जलपात एवं अश्वघोष को अपने साथ पुरुषपुर कश्मीर ले गया था। ये थे साथियों प्राचीन बिहार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, धन्यवाद।